यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड तथा आरपीएससी की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों आ गया हूं आप सबके सामने लेकर एक बार फिर से मॉक ड्रिल 7। कल कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से मैं मॉक ड्रिल 7 पूरी नहीं कर पाया था, बीच में ही मुझे जाना पड़ा था, या यूं कहें शुरुआत में ही हटना पड़ा था। ओके, स्वाति शुक्ला जी नमस्ते, पुष्पांजलि ओझा जी ओके गुड इवनिंग, रीना पारितोष गुड इवनिंग, सुरभि वर्मा जी गुड इवनिंग, सत्य कुमार विश्वकर्मा जी खुश रहिए ओके नमस्ते, चंद्रलता राय जी मैंने मैम को आपके रिगार्ड्स कन्वे कर दिए हैं ओके, सुमन सोनू जी नमस्ते ओके गुड इवनिंग, आरती जी, स्टडी विद अनुभव संजय कुमार, नीरज ओझा, यास्मीन जहां, प्रियंका मेहरा, साधना सिंह, दर्शित शर्मा, संतोष त्रिपाठी, प्रिया मेहरा, आप सभी को गुड इवनिंग नमस्ते ओके। और उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आइए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर विदाउट एनी फर्दर अड्यू। थोड़ा सा लेट आया हूं मैं लाइव, मजबूरी थी लेट आना, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और 10:30 बजे लाइव आने पर आपका क्या विचार है, आप मुझे इससे भी अवगत कराइएगा, 10 बजे या 10:30 बजे ओके। लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। कल पहला क्वेश्चन मैंने सामने आपके रख दिया था, लेकिन फिर से फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड आउट द फिगर, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइंस। फॉलोइंग लाइंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है? इवन दस लास्ट नाइट एंड 2 nights मोर, आई ले एंड कुड नॉट विन दी स्लीप। नींद को सीधा संबोधन है बाई एनी स्टेल्थ। आई कुड विन दी स्लीप, दी मतलब हे निद्रा, सीधे संबोधन है, तो डायरेक्ट एड्रेस या सीधा संबोधन किस फिगर ऑफ स्पीच में होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कीजिए फटाफट आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग, ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है। सुरभि वर्मा जी बिल्कुल आपके रिगार्ड्स मैंने मैम तक पहुंचा दिया है ओके। प्रिया मेहरा जी ये टाइम सही है ओके, आई विल कंसीडर अबाउट इट। 36 लोग जुड़ चुके हैं ओके, 41 नाउ इट्स इंक्रीजिंग। मुझे खुशी है कि मैं 10:30 बजे रात भी अगर आ रहा हूं तो आप लोग बिल्कुल, आप लोगों को ध्यान है और आप लोग जुड़े हुए हैं हमसे, बहुत खुशी हो रही है। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सीधे सीधे बताएं आप लोग। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। एपोस्ट्रोफी ओके, ज्यादातर लोग एपोस्ट्रोफी रिस्पॉन्स कर रहे हैं ओके बिल्कुल, यहां पर एपोस्ट्रोफी होगा। प्लीज इस लाइव स्ट्रीमिंग को लाइक कर दीजिए सभी लोग, मेरी यह हम्बल रिक्वेस्ट है। तो एपोस्ट्रोफी होगा, क्योंकि एपोस्ट्रोफी दोस्तों क्या होता है, दरअसल एपोस्ट्रोफी पर्सोनिफिकेशन का ही एक प्रकार होता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसमें डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है किसी इनएनिमेट थिंग को ओके, किसी इनएनिमेट थिंग को ओके, या किसी चीज जो अब्सेंट हो ओके, या किसी अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को। तो यहां पे स्लीप जो है एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, उसको डायरेक्ट एड्रेस किया गया है, इसलिए यहां पर एपोस्ट्रोफी होगी। बिल्कुल पुण्य प्रताप सिंह जी, एपोस्ट्रोफी इज द करेक्ट आंसर। अनुपम सिंह जी बिल्कुल एपोस्ट्रोफी इज द करेक्ट आंसर। दर्शित शर्मा, दर्शित शर्मा जी ओके, आई विल थिंक, आई विल पॉन्डर ओवर अबाउट इट ओके। अनुपम सिंह जी ओके, गुड इवनिंग ऑन बिहाफ ऑफ मैम एज वेल। हेमा साहू पर्सोनिफिकेशन ओके नहीं, यहां पे एग्जैक्टली अगर पूछा जाए कि इन 4 विकल्पों में सबसे उपयुक्त विकल्प कौन है तो एपोस्ट्रोफी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोशन सिकनेस इज अफेक्टिंग विमेन मोर ऑफन देन मेन, बट द रीजन इज अननोन। इसमें एरर ढूंढनी है आपको ओके ओके। स्टडी विद अनुभव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोशन सिकनेस इज अफेक्टिंग विमेन मोर ऑफन देन मेन, बट द रीजन इज अननोन। इसमें किस पार्ट में गड़बड़ी है आप मुझे बताएं। Which part of the sentence is has error okay। बिल्कुल अनुपम सिंह जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है
ओके, टू का ए सही है। ओके, टू का ए सही होगा। मैं इसको एक्सप्लेन किए देता हूं। देखिए, मोशन सिकनेस इज अफेक्टिंग विमेन, किसी भी यूनिवर्सल फैक्ट के लिए क्या यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। ये हकीकत है कि महिलाएं मोशन सिकनेस से, जो मोशन सिकनेस क्या होती है? बस में बैठे हैं, किसी गाड़ी में बैठे हैं, वोमिटिंग जैसा फील होना, यू फील सिक। ओके, यू फील लाइक वॉमिटिंग। ओके, तो ये महिलाएं ज्यादा अफेक्ट होती हैं, पुरुष कम अफेक्ट होते हैं, कारण नहीं पता है। ओके, तो किसी भी ओके पूजा सिंह जी, खुश रहिए और बहुत जल्दी सफल होइए। यू आर मोस्ट वेलकम अनुपम जी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, क्योंकि ये एक फैक्ट है, ये एक ट्रुथ है। ओके, कि मोशन सिकनेस से महिलाएं ज्यादा अफेक्ट होती हैं, इसलिए मोशन सिकनेस इज अफेक्टिंग नहीं, अफेक्ट्स। जहां पर किसी ट्रुथ की बात हो, सार्वभौम सत्य की बात हो, किसी नेचर की बात हो, महिलाओं या पुरुषों के किसी स्वाभाविक नेचर की बात हो, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जैसा कि यहां किया गया। इसीलिए इसके पार्ट ए में प्रॉब्लम है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए, इसका वो एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया है। इज अफेक्टिंग के बदले अफेक्ट्स का प्रयोग होगा, क्योंकि सर्वविदित सत्य के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, फीवर मेक्स अस वीक। अब फीवर इज मेकिंग अस वीक नहीं, फीवर मेक्स अस वीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड चूज करना है। एफरवेसेंट। ओके, इसमें कौन सी स्पेलिंग सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, मोहम्मद याकूब जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, करेक्टली कौन सा वर्ड स्पेल्ट है आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अनुपम सिंह जी डी जवाब दे रहे हैं। पुष्पांजलि ओझा इजी एक्सप्लेनेशन डी। और दिनेश शर्मा जी डी। बाबूराम डी। निशा वर्मा, पूजा सिंह, यास्मीन जहां, प्रेम सागर। ओके, सुषमा द्विवेदी, प्रीति पांडे, सपना सेन। ओके, सभी के सही है बिल्कुल। इसमें डी, जो डी पार्ट में, बिल्कुल सही है इसका डी पार्ट, एफरवेसेंट। ओके, ई डबल एफ होता है, ERVESCENT। ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक में बहुत बार बैंक में, SSC में, इवन DSSB में, और शायद RPSC में भी पूछा गया है। ओके, एफरवेसेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं। एफरवेसेंट, यूज्ड अबाउट पीपुल एंड देयर बिहेवियर, एक्साइटेड। ओके, लोगों और उनके व्यवहार के बारे में यूज होता है। अगर बहुत एक्साइटेड है, बहुत एंथुजियास्टिक है, तब भी कहा जाएगा बहुत एफरवेसेंट था वो। अगर कोई बहुत उत्साह से भरा हुआ है तो वो भी बहुत एफरवेसेंट है, बहुत इंथुजियास्टिक है। ओके, फुल ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत लाइवली है, बहुत फुल ऑफ एनर्जी। सिनोनिम क्या होगा? विवेशियस। एफरवेसेंट का सिनोनिम क्या हो गया? एंथुजियास्टिक। विवेशियस, विवेशियस का मतलब भी बहुत ऊर्जा से परिपूर्ण। लाइवली मतलब भी बिल्कुल सजीव, आदमी कहता नहीं, बिल्कुल उसके चेहरे पर शिकन नहीं आती, बिल्कुल लाइवली, स्पिरिटेड। ये सब सिनोनिम हो गए इसके, ध्यान में रखिएगा। एंटोनिम देख लेते हैं। सलेन, डल, फ्लैट, बिल्कुल सुस्त। अफरवेसेंट का एंटोनिम क्या होगा? ऑपोजिट क्या होगा? डल, फ्लैट, सलेन, बिल्कुल। ओके, लता चौधरी जी गुड इवनिंग। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से बताइए करेक्ट स्पेलिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4, ओके रेखा सिंह जी हेलो। क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग थोड़ा शीघ्रता से रिस्पॉन्ड करें। 4 में जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आपको बतानी है।
सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सी क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ITINERARY। ओके, ये इटिनरी क्या होता है या आइटिनरी क्या होता है? ये यात्रा वृत्तांत होता है। कहने का मतलब आप पहले से एक प्लान कर लेते हैं कि आपको किन जगहों पर जाना है, किस 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 जगह पे जाना है। ओके, आइटिनरी में क्या होता है? किस किस जगह पे जाएंगे, ओके, किस किस रूट से जाएंगे, इसकी जो प्लानिंग होती है इसे आइटिनरी कहते हैं। इसकी सही स्पेलिंग ध्यान में रखिएगा, ITINERARY। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, जो जिन लोगों ने भी सही सी आंसर दिया वो सही है। ITINERARY, अ डिटेल्ड प्लान फॉर अ जर्नी, स्पेशली अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस टू विजिट, प्लान ऑफ ट्रेवल। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है, स्पेलिंग में भी पूछिए। ओके रेखा सिंह जी, a detailed plan for a journey, especially a list of places to visit, plan of travel। ओके, अब देखिए इसके सिनोनिम क्या होंगे? लॉग बुक, प्लान, स्केड्यूल, अमेरिकन में बोले तो स्केड्यूल, ब्रिटिश में बोले तो शेड्यूल। ओके, तो ये जो आप प्लान करते हैं किसी चीज का वो उसे आइटिनरी बोलते हैं। एंटोनिम देखते हैं, इमोबिलिटी, इनएक्शन, ओके, क्विसेंस, इनएक्टिविटी, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इस बेस पे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड एपोस्ट्रोफी आर द फिगर्स ऑफ स्पीच विच आर बेस्ड ऑन। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है किस पे बेस्ड है? कंट्रास्ट पे, विरोधाभास पे बेस्ड है, एसोसिएशन पे बेस्ड है, रिजेम्बलेंस पे बेस्ड है, या कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है? ये अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड एपोस्ट्रोफी, किस पे बेस्ड है ये फिगर ऑफ स्पीच? इजी एक्सप्लेनेशन। ओके, सी, गन्नूलाल सी, मदनलाल सी, अनुपम सिंह सी। ओके, ज्यादातर लोगों ने, सुनीता ओझा जी डी आंसर कर रही हैं। नहीं, मैं आपसे अग्री नहीं करता। रिजेम्बलेंस पे बेस्ड है। ओके, साम्यता पे, समानता पे बेस्ड है। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। सिमिली हो गई, मेटाफर हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, एपोस्ट्रोफी हो गया, ये सारे फिगर ऑफ स्पीच किस पे बेस्ड है? रिजेम्बलेंस पे बेस्ड है। ध्यान में रखिएगा इस चीज को, किस पे बेस्ड है? रिजेम्बलेंस पे। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, ये ध्यान में रखिएगा, ये किस पे बेस्ड फिगर ऑफ स्पीच है? रिजेम्बलेंस पे बेस्ड है। ये अच्छा क्वेश्चन है एंड आई थिंक यू विल रिस्पॉन्ड। ओके, decision made upon a political question by the votes of all qualified persons। डिसीजन मेड अपॉन अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, कोई पॉलिटिकल विवाद है उस पर निर्णय लेना है, लेकिन बाई क्वालिफाइड पर्सन, वोट्स ऑफ ऑल क्वालिफाइड पर्सन। वोटिंग के जरिए किसी राजनीतिक मुद्दे का समाधान क्या कहलाता है? वीटो कहलाएगा, सफरेज कहलाएगा, प्लेबिसाइट कहलाएगा, फ्रेंचाइज कहलाएगा, क्या कहलाएगा दोस्तों? फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 6। मनोज शर्मा जी बिल्कुल खुश रहिए और जल्दी से सफल हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, अनन्या सिंह जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ये प्लेबिसाइट हो जाएगा, जो जनमत संग्रह होता है। अक्सर कश्मीर में मांग की जाती थी पहले कि जनमत संग्रह के जरिए डिसाइड किया जाए कि कश्मीर भारत का हिस्सा बनना चाहता है या पाकिस्तान का। कहने का मतलब वोटिंग कराई जाए, अगर ज्यादा वोट जिसके भारत के फेवर में पड़े तो भारत का हिस्सा कश्मीर को बना दिया जाए, अगर पाकिस्तान के फेवर में पड़े तो पाकिस्तान को कश्मीर का हिस्सा बना दिया जाए। तो प्लेबिसाइट क्या होता है? किसी राजनीतिक मसले पर वोटिंग के जरिए, ओके, जब उस मसले को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उसे प्लेबिसाइट
कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी एपिक इज आल्सो नोन एज, अभी एपिक पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, सेकेंडरी एपिक को और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 7, लेजेंडरी एपिक के नाम से जाना जाएगा, नॉवेल के नाम से, बैलेट के नाम से, फिल्मी एपिक के नाम से? फटाफट बताएं। सेकेंडरी एपिक इज आल्सो नोन एज, देखिए एपिक दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी एपिक, एक सेकेंडरी एपिक। तो सेकेंडरी एपिक को और किस एक नाम से जाना जाता है? ओके रितु त्रिपाठी जी, यू आर करेक्ट। बताओ भैया जल्दी जल्दी। ओके चलिए, मेरा पढ़ाना रंग लाया, या हो सकता है आप बहुत सारे लोगों को पहले से भी मालूम रहा होगा। लेजेंडरी एपिक इज द राइट आंसर। ओके, क्या हुआ रूपा मिश्रा जी? ओके, लेजेंडरी एपिक। सेकेंडरी एपिक को लेजेंडरी एपिक के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच। यहां पर देखिए, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच। कि जो एम्बिशन है उसे हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, देयर यूजफुल टॉयल, गरीब लोगों के प्रयत्न की। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिनेक्डकी है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटोनिमी है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब सबसे पहले कौन देता है? मोहम्मद याकूब जी, बिल्कुल आपका नाम लिया जाता है। ए डी राजेंद्र मिश्रा जी, अंकित अतरन जी, ओके अमित भाई नमस्कार, केवी से, बहुत हमारे पुराने दोस्त हैं, बिल्कुल नवोदय से इनफैक्ट। ओके नमस्कार अमित जी। ओके डी, वेरी गुड, ज्यादातर लोगों ने डी आंसर दिया है। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ओके, क्यों करेक्ट आंसर होगा आई विल एक्सप्लेन इट, फटाफट मैं एक्सप्लेन करता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले देखिए पर्सोनिफिकेशन कैसे होगा। एम्बिशन क्या है? अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इसको पर्सोनिफाई किया गया है कि महत्वाकांक्षा को गरीब लोगों के मेहनत की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। महत्वाकांक्षा मजाक उड़ाती है क्या? अगर मैं कहूं कि हाँ कि मतलब कोई भी अब्स्ट्रैक्ट चीज को, महत्वाकांक्षा को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, या सत्ता को किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सत्ता मजाक नहीं उड़ाती, सत्ता में बैठे हुए लोग मजाक उड़ाते हैं, महत्वाकांक्षा कोई मजाक थोड़ी उड़ाती है। तो यहां पर एम्बिशन में पहले तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। ओके, उसके बाद सिनेक्डकी क्यों है? यहां एम्बिशन से मतलब क्या है? एम्बिशन से मतलब एम्बिशियस पीपल से है। ओके, एम्बिशन जो यहां आया है, एम्बिशन का मतलब एम्बिशियस पीपल से है। जब एम्बिशियस पीपल से हो जाएगा तो यहां पर सिनेक्डकी हो जाएगी। ओके, सिनेक्डकी देखिए, एक शर्त जो अनिवार्य शर्त होती है सिनेक्डकी की, when abstract is used to designate the concrete and abstract noun is used as a common noun। जब abstract, जैसे एम्बिशन वहां पर abstract है, ओके, एम्बिशियस लोगों के लिए, महत्वाकांक्षी लोग, क्या कहना चाहिए था कवि को? कवि को कहना चाहिए था कि महत्वाकांक्षी लोगों को, गरीब लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन कवि ने क्या कहा कि महत्वाकांक्षा को गरीब लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो उसका महत्वाकांक्षा को गरीब लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इससे सीधा सीधा तात्पर्य महत्वाकांक्षी लोगों से है। जब इस तरह का मतलब लिख ले कि महत्वाकांक्षा का मतलब जैसे महत्वाकांक्षी लोगों से निकले, तो वहां सिनेक्डकी होती है। ओके, और उदाहरण लीजिए, जैसे आप अक्सर सुनते हैं ना कि अथॉरिटीज आर सर्चिंग फॉर द मर्डरर। जो सत्ता है, हाँ, जो सत्ता है वो हत्यारों की तलाश कर रही है। सत्ता हत्यारों की तलाश नहीं करती, सत्ता में बैठे लोग हत्यारों की तलाश करते हैं। तो यहां भी सिनेक्डकी हो जाएगा। तो सिनेक्डकी और पर्सोनिफिकेशन यहां पर दोनों हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का जब कॉमन नाउन के रूप में यूज होता है तो वहां सिनेक्डकी होती है। आप देख लीजिए यहां पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन का, ओके, एम्बिशन क्या है? महत्वाकांक्षा को किसी ने देखा है क्या?
ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया है, महत्वाकांक्षी लोगों के लिए यूज किया गया है, इसलिए यहां पर सिनेक्डकी और पर्सोनिफिकेशन दोनों होंगे। Let's come to the question number 9. Spenser's Fairy Queen was planned to be completed in 12 books, but he was able to complete only. आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। स्पेंसर की जो फेरी क्वीन है, उन्होंने ये प्लान किया था कि इसे 12 बुक्स में कंप्लीट करेंगे, लेकिन वो कितनी बुक्स सिर्फ कंप्लीट कर पाए? सीपी मिश्रा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? ओके, साधना सिंह जी 8 का डी, ये 9th है ना, 9 का बी। ओके, लता चौधरी जी, रेखा सिंह जी, लक्ष्मी त्रिपाठी। ओके, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 12 बुक्स में करना चाहते थे लेकिन सिर्फ 6 बुक में लिख पाए। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भी स्पेंसर का फेरी क्वीन भी लूज अर्थों में, ओके, ढीले अर्थों में एपिक में शामिल किया जाता है, इसलिए एपिक से क्वेश्चन जब उठाएगा, ये क्वेश्चन पूछ देगा, तब आप ये नहीं कह सकते कि टीजीटी के सिलेबस में नहीं है। 6 बुक्स में। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी कैंटोज आर देयर इन द रेप ऑफ द लॉक? एलटी वालों को पढ़ाया जा चुका है रेप ऑफ द लॉक, जो कि मॉक एपिक का उदाहरण है, इसलिए टीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कितने कैंटो हैं? क्वेश्चन नंबर 10, how many cantos are there in rape of the lock? Question number 10. पुष्पांजलि ओझा जी, क्या हुआ? ओके, 10 का सी करेक्ट आंसर है। ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया है। रेप ऑफ द लॉक में 5 कैंटोज हैं, ध्यान में रखिएगा। मॉक एपिक का सर्वोत्तम उदाहरण है अंग्रेजी साहित्य में। द सोनेट सीरीज एंटाइटल्ड रिवर डडेन सोनेट वाज रिटन बाय। जो एक सोनेट सीरीज है रिवर डडेन सोनेट, किसके द्वारा लिखा गया है? सोनेट सीरीज है रिवर डडेन सोनेट्स, किसके द्वारा लिखा गया? ड्राइडन, शैली, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 11, द सोनेट सीरीज एंटाइटल्ड रिवर डडेन सोनेट्स वाज रिटन बाय। 11D। ओके, अनुपम सिंह जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 11 का डी आंसर होगा। देवेंद्र कुमार जी, ओके, रेखा सिंह जी, प्रेम सागर जी, अनन्या सिंह जी, स्वाति शुक्ला और सुमन सोनू और नीता जी, प्रीतिका राय जी। ओके, वर्ड्सवर्थ इज द करेक्ट आंसर। आरती तिवारी जी बिल्कुल सही है। वर्षा सिंह जी, राजेंद्र मिश्रा जी, सुनीता ओझा जी, ममता गंगवार, कमलेश, लता साहू जी, अनुपम से। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम अनुपम जी। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, रिवर डडेन सोनेट्स याद रखिएगा, ये एक सोनेट सीरीज है। ओके, और ये वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ फिल्म और मूवी दैट इज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन्स लाइफ। कोई मूवी जो किसी पर्सन की लाइफ पे बेस्ड होती है, आजकल तो बिल्कुल बहुत ज्यादा चलन हो गया। अ फिल्म और मूवी दैट इज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन्स लाइफ। कोई फिल्म हो या मूवी किसी की जो पर्सन की लाइफ पे बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? 12 का आंसर फटाफट दीजिए, बहुत आसान है। डॉक्यूमेंट्री कहेंगे, बायोपिक कहेंगे, मेमोयर कहेंगे, ब्लॉकबस्टर कहेंगे, क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 12, आई नीड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। ज्यादातर लोगों ने बी बताया है और बी यहां पर सही है। जैसे एमएस धोनी पर बन चुकी है बायोपिक, आप जानते हैं, कपिल देव पर बन चुकी है और बहुत सारे लोगों पे बन रही है बायोपिक, आप लोगों को मालूम होगा। तो बायोपिक होता है फिल्म या मूवी जो किसी की लाइफ पे बेस्ड हो, उसे बायोपिक बोला जाता है।
व्हाट कंट्री वाज द बर्थ प्लेस ऑफ लिरिक? लिरिक का बर्थ प्लेस, जन्म कहां हुआ, किस कंट्री में हुआ, आपको बताना है। रोम में, एंशिएंट ग्रीक में, इंग्लैंड में, फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 13, लिरिक का बर्थ प्लेस। बताइए, एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, आसान क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड है। द ट्रैंक्विल, बिल्कुल। आपका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है भाई? कौन नहीं ले रहा है आपका नाम? इतने दिन से आप हमारी लाइव चैट देखते हैं, आपका नाम लेना कैसे भूल सकते हैं? इजी एक्सप्लेनेशन, इंग्लैंड नहीं, इंग्लैंड नहीं होगा। ओके, तो एंशियंट ग्रीस, जो प्राचीन यूनान है, वो लिरिक का जन्म स्थान है। ध्यान में रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा है वही बता पाएगा, ध्यान में रखिएगा। मूड सॉन्ग्स एंड डॉगरल्स ऑफ गैल्सवर्दी इज, जो ये गैल्सवर्दी की रचना है मूड सॉन्ग्स एंड डॉगरल्स करके, वो कौन सा जॉनरा है? नॉवेल है, प्ले है, शॉर्ट स्टोरी है, पोएट्री है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, अनन्या सिंह जी, अनुपम सिंह जी डी बता रहे हैं, पोएट्री। ओके, 14 का। आरती जी सी बता रही, शॉर्ट स्टोरी। रीना पारितोष सी, शॉर्ट स्टोरी। महेंद्र भारती डी, पोएट्री। ओके, कितने लोग डी बता रहे हैं? ओके, देखिए ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको, चूंकि गैल्सवर्दी की पोम्स के बारे में कोई बात नहीं करता जल्दी, तो आपको ये क्वेश्चन फंसा सकता है एग्जाम में। मूड सॉन्ग्स एंड डॉगरल्स जो है उनकी पोएट्री है। ओके, ध्यान में रखिएगा। ओके, कौन सा जॉनरा है? पोएट्री में आएगा, शॉर्ट स्टोरी नहीं, पोएट्री इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिन लोगों ने भी पोएट्री आंसर किया उनको कांग्रेट्स। हु वॉज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ शेक्सपियर? बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। पहला बच्चा शेक्सपियर का कौन था? हैमलेट, रॉबर्ट, सुसाना, जूडिथ? आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, फटाफट रिस्पॉन्ड करें। हु वाज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ शेक्सपियर? ओके, पुष्पांजलि ओझा जी, नाउ यू आर स्माइलिंग परहैप्स। अपर्णा उपाध्याय जी, कुसुम तिवारी जी। ओके, करेक्ट, सुसाना इज द करेक्ट आंसर। ओके, जो पहला उनका चाइल्ड था, ओके, वो सुसाना थी। ओके, ध्यान में रखिएगा, ये चीजें कई बार हमें बिल्कुल अनइंपॉर्टेंट लगती हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होती हैं। विच प्ले इज क्रिटिसिज्म ऑफ वॉर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। विच प्ले इज क्रिटिसिज्म ऑफ वॉर? द शो, द स्किन गेम, द सिल्वर बॉक्स, द मॉब? गैल्सवर्दी के सारे प्ले हैं, इसमें से द शो है, कौन कौन युद्ध की आलोचना करता है? गैल्सवर्दी का कौन सा प्ले युद्ध की आलोचना करता है? द शो, द स्किन गेम, द सिल्वर बॉक्स, द मॉब? बताएं। क्वेश्चन नंबर 16, मोहम्मद याकूब जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ओके, पूजा सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 16,
मनोज शर्मा जी मॉब, चंद्र प्रकाश जी मॉब, कुसुम तिवारी मॉब। ओके, मॉब इज द करेक्ट आंसर। ओके, बिल्कुल सही है मॉब। क्रिटिसिज्म, युद्ध की आलोचना कौन सा गायसवर्दी का प्ले करता है? द मॉब करता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन है, फिर से ध्यान में रखिएगा, ईडियम से है। ही इज एट लॉगर हेड्स विद हिज असिस्टेंट्स अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द कंसर्न। एट लॉगर हेड्स, वो अपने सहयोगियों के साथ, असिस्टेंट्स के साथ लॉगर हेड्स में है। ओके, ही इज एट लॉगर हेड्स विद हिज असिस्टेंट्स अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द कंसर्न। कैसे चिंताओं का को समाधान किया जाए, उसके लिए वो अपने असिस्टेंट्स के साथ लॉगर हेड्स में है। क्वेश्चन नंबर 17 को रिस्पॉन्ड कीजिए। ओके प्रीति पटेल जी, मॉब वाज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं कौन लोग, एट लॉगर हेड्स का मतलब क्या होता है? डिफरिंग स्ट्रांगली, बहुत ज्यादा असहमत होना किसी से, बहुत ज्यादा, इन कंफ्यूजन, इन अग्रीमेंट, अनडिसाइडेड। क्या होगा 17? अंकित अतरन जी ए बता रहे हैं, लक्ष्मी त्रिपाठी सी बता रही हैं, लता जी बी बता रही हैं, बीना जी ए बता रही हैं, पुष्पांजलि ओझा ए बता रही हैं। ओके, 17 ए यहां पर सही होगा। देखिए, एट लॉगर हेड्स का मतलब आप किसी के साथ बिल्कुल द्वंद्व की अवस्था में हैं, बहुत ज्यादा मतभेद हैं आपके, बहुत ज्यादा तीखे मतभेद हैं किसी से, तब एट लॉगर हेड्स की बात आती है। ओके, ही इज एट लॉगर हेड्स मतलब बहुत ज्यादा मतभेद है उसके अपने असिस्टेंट्स के साथ कि कैसे समस्याओं को, चिंताओं को सॉल्व किया जाए, इसको लेकर उसके अपने जो असिस्टेंट्स हैं उससे बहुत तीखे मतभेद हैं। डिफरिंग स्ट्रांगली, एट लॉगर हेड्स का मतलब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वोंट माइंड इवन इफ ही गोज टू डॉग्स। गो टू डॉग्स का मतलब क्या होता है? गो टू डॉग्स is insulted, goes mad, is ruined, is died. I won't mind even if he goes to dog. कि मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता कि वो भले ही वो if he goes to dog, मैं इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता कि भले ही he goes to dogs, is insulted, goes mad, is ruined, is died. Question number 18. बिल्कुल अनुपम सिंह जी आप सही हैं। अंकित जी रिकंसीडर कीजिए। ओके, राजेंद्र मिश्रा जी, नित्या राय जी, लता चौधरी जी, पूजा सिंह जी, प्रीति पटेल जी नहीं। ओके, यहां सी करेक्ट आंसर है। ओके, गो टू डॉग्स का मतलब बर्बाद होना। गो टू डॉग्स मींस बर्बाद होना, कि मुझे नहीं फर्क पड़ता चाहे वो बर्बाद हो जाए, ये मतलब हुआ। एट अ पार्टी ही इज ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स। किसी भी पार्टी में वो क्या होता है? बहुत हाई स्पिरिट्स में होता है। हाई स्पिरिट्स का मतलब क्या हुआ? बहुत खुश रहता है, बहुत बातचीत करता है, और थोड़ा सा ड्रंक रहता है, मतलब बहुत, क्या वो नशे में रहता है, या अनकंट्रोलेबल रहता है, अनियंत्रित रहता है? क्या मतलब हुआ? किसी पार्टी में वो बहुत हाई स्पिरिट्स में रहता है, इसका क्या मतलब हुआ? एट अ पार्टी ही इज ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स। हाई स्पिरिट्स का क्या मतलब हुआ? चीयरफुल, टॉकेटिव, ड्रंक, अनकंट्रोलेबल, बताएं। फटाफट जवाब दें आप लोग। हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है चीयरफुल, बहुत ही लाइवली मूड में, बहुत चीयरफुल मूड में, बहुत ही खुश खुश रहना। हाई स्पिरिट्स, कोई अगर हाई स्पिरिट्स में है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो बहुत चीयरफुल है, बहुत लाइवली है, ओके, बहुत इंथुजियास्टिक है, ओके, बहुत एनर्जेटिक है। एलिफेंट का मेल क्या होता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिफेंट तो एक कॉमन वर्ड हो गया हाथी के लिए, ओके, लेकिन एलिफेंट का मेल क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन टीजीटी में पूछे जाते हैं। बुल या ऑक्स होता है, विक्स होता है, डो होता है, टॉम होता है, एलिफेंट का मेल क्या होता है बताएं। क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 20, एलिफेंट का मेल क्या होता है? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम वही क्वेश्चन। ओके, वर्षा सिंह ऑक्स, आरती देवी 20 बी, पुष्पांजलि ओझा सी, वीना त्रिपाठी डी। बताइए, देखते हैं कौन बताता है सही। मोहम्मद अजमल जी ए बता रहे हैं, बिल्कुल मोहम्मद अजमल जी आप सही हैं। गुन्नूलाल जी ने ए बताया। जिन लोगों ने भी ए, चंद्र प्रकाश जी ने ए बताया है। ओके, जिन लोगों ने भी ए रिस्पॉन्ड किया है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। ओके, बुल या ऑक्स, मेल एलिफेंट, मेल आप किसी भी हाथी का जो मेल होता है उसे इंग्लिश में बुल या ऑक्स कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। व्हाट इज अ राइमर ऑयल स्टैंजा? नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। आपको यहां पर देखना होगा, इन चीजों से बिल्कुल मत भागिए। व्हाट इज राइमर ऑयल स्टैंजा? ए ऑप्शन है राइमर ऑयल स्टैंजा इज 7 लाइन स्टैंजा इन एनी मीटर। बी बिल्कुल हट जाएगा। राइमर ऑयल इज 7 लाइन स्टैंजा तो ठीक है, लेकिन एनी मीटर में नहीं होता। बी ऑप्शन देखिए, राइमर ऑयल का क्या है? राइमर ऑयल स्टैंजा इज 7 लाइन स्टैंजा इन एम्बिक पेंटामीटर, ये बी ऑप्शन। सी है राइमर ऑयल स्टैंजा इज 7 लाइन स्टैंजा इन एम्बिक हेक्सामीटर। डी है राइमर ऑयल स्टैंजा इज 7 लाइन स्टैंजा इन सेप्टामीटर। क्या होगा? राइमर ऑयल क्या है आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज राइमर ऑयल? ओके, रेखा सिंह जी, लक्ष्मी त्रिपाठी, मेघा मित्तल, संजय कुमार, अनूप पांडे। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। राइमर ऑयल दरअसल दोस्तों होता क्या है? राइमर ऑयल स्टैंजा क्या होता है? 7 लाइन स्टैंजा होता है, पहली इसकी खासियत होती है, और आयम्बिक पेंटामीटर में होता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन स्पेंसेरियन स्टैंजा? अच्छा क्वेश्चन है। स्पेंसेरियन स्टैंजा में कितनी लाइनें होती हैं? 6 लाइन होगी, 8 लाइन होगी, 9 लाइन होगी, 10 लाइन होगी? क्या होगा आपका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन स्पेंसेरियन स्टैंजा? फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22। ओके रूपा जी, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 22 सी गलत है। राजेंद्र मिश्रा जी बिल्कुल राजेंद्र मिश्रा जी बिल्कुल सही हैं। जिन लोगों ने भी सी रिस्पॉन्ड किया है वो बिल्कुल सही है। 9 लाइन स्टैंजा होता है, जिसकी 8 लाइनें तो आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं, लेकिन 9वीं लाइन एलेक्जेंड्राइन होती है या आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है। ध्यान रखिए, स्पेंसेरियन स्टैंजा की 8 लाइनें किसमें होंगी? आयम्बिक पेंटामीटर में होंगी। ओके, पहली लाइन आयम्बिक पेंटामीटर में, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, 7वीं, 8वीं, लेकिन 9वीं लाइन क्या होगी? आयम्बिक हेक्सामीटर में हो जाएगी, या इसी को एलेक्जेंड्राइन बोलते हैं। तो 9वीं लाइन ये भी पूछ सकता है क्या होती है? स्पेंसेरियन स्टैंजा की जो 9th लाइन होगी वो एलेक्जेंड्राइन होगी या आयम्बिक हेक्सामीटर में होगी। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who said Lycidas is the touchstone of poetic taste? मिल्टन की लाइसिडास के बारे में किसने कहा है कि टच स्टोन है पोएटिक टेस्ट का? ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया है? क्वेश्चन नंबर 23, रिस्पॉन्ड करें फटाफट। लाइसिडास इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट। टेनिसन ने कहा, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा, ब्राउनिंग ने कहा, शैले ने कहा, किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 23। ओके पूजा सिंह जी करेक्ट। लता चौधरी जी बिल्कुल सही। 23 ए। ओके अनुपम सिंह जी, बिल्कुल अनुपम सिंह जी आप बिल्कुल सही हैं। और टेनिसन, ये स्टेटमेंट किसका है? ध्यान में रख लीजिएगा, भूलना नहीं चाहिए। लाइसिडास इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट। यहां जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं जान लीजिए एग्जाम में जरूर आएंगी।
बाद में मत कहिएगा, बाद में बहुत सारे लोग कहते हैं सर आपने बताया था हमने ध्यान नहीं दिया। मनोआ एंड डेलिया आर कैरेक्टर्स इन, जो मनोआ एंड डेलिया नाम के कैरेक्टर आते हैं ये कहाँ आते हैं? कोमस में आते हैं, मिल्टन के लाइसिडास में आते हैं, पैराडाइज लॉस्ट में आते हैं, सैमसन एग्निस में आते हैं, कहाँ आते हैं? फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24। डी सैमसन एग्निस। ओके लक्ष्मी त्रिपाठी जी बिल्कुल आप सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा? डी होगा, सैमसन एग्निस। ओके ये कैरेक्टर्स जो है मनोआ का, डेलिया का, ओके ये कैरेक्टर्स कहाँ आते हैं? सैमसन एग्निस में आते हैं। बिल्कुल पूनम वार्ष्णेय जी, वर्षा सिंह जी, पुष्पांजलि ओझा जी, रिटर्न टू नेचर, नहीं बी नहीं होगा, इसमें डी सही आंसर होगा। जितने लोगों ने भी डी सही डी आंसर दिया है वो सही है। दर्शित शर्मा जी बिल्कुल डी सही है। अंशु शर्मा जी बिल्कुल डी सही है। ओके राजेंद्र मिश्रा जी बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर। अनूप पांडे जी बिल्कुल डी सही आंसर है। ओके लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। पिग का फीमेल क्या होता है? आप बताइए, पिग का फीमेल क्या होता है? गिल्ट होगा, नैनी होगा, यू होगा, पुश होगा, क्या होगा? पिग का फीमेल क्या होगा बताएं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताएं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 24। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। 25 सी नीतू सागर, नहीं सी नहीं होगा। आरती जी सी बिल्कुल नहीं होगा। स्वाइन, बिल्कुल स्वाइन होता है लेकिन ऑप्शन में नहीं है। स्मिता जी स्वाइन ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में देखिए दिए गए विकल्पों में से बताइए। रेखा सिंह जी यू नहीं होगा। सुप्रिया पांडे सी बता रही है, बिल्कुल नहीं होगा। इसके पहले किसी ने सही बताया है। वीना त्रिपाठी जी ने ए बताया है, बिल्कुल कांग्रेट्स वीना जी। प्रेम सागर जी ने ए बताया है, बिल्कुल। यहां पर जिन लोगों ने भी ए रिस्पॉन्ड किया है वो सही है, हालांकि कम लोग ऐसे हैं। गिल्ट, रेखा सिंह जी बिल्कुल। जिन लोगों ने भी ए रिस्पॉन्ड किया है वो सही है, गिल्ट होता है। ओके यहां पे फीमेल ऑफ पिग इज गिल्ट। ओके तो दोस्तों थोड़ा सा डिले हुआ, कल ये सेशन खत्म हो जाना चाहिए था लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कल मैं 2 मिनट बाद ही मुझे जाना पड़ा। ओके सो आज ये कंप्लीट होता है सेशन यहीं पे। ऐसे ही देखते रहिए, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। मैं क्वेश्चन मॉकड्रिल 8 लेके कल आऊंगा। कितने समय पर आऊंगा आपको बता दूंगा मैं एडवांस में। ओके और इस पे आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कितने समय आना ठीक है। लेकिन हाँ ये जो लाइव सेशन चल रहा है इसको प्लीज जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके चैनल को भी जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है बिल्कुल उनसे बिल्कुल करबद्ध निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। इतना देर रात को भी देखने के लिए इस सेशन को बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। ओके अनुपम सिंह जी 22 आउट ऑफ 25। ओके कॉन्ग्रेट्स। ओके स्मिता जी ओके यू आर मोस्ट वेलकम। ओके थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, नाइस सेशन। वीना जी थैंक यू। सुप्रिया पांडे जी यू आर मोस्ट वेलकम। ओके दर्शित शर्मा जी ओके थैंक यू टू ईच एंड एवरीबॉडी। ओके थैंक यू वेरी मच आप सबको इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए और इतनी ज्यादा मात्रा में मुझसे जुड़ने के लिए। ओके रूपा मिश्रा जी, वर्षा जी, सभी को थैंक यू वेरी मच। ओके प्रिया मेहरा जी ओके ये टाइम सही है, आई विल कंसीडर अबाउट इट। ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।